दोपहर के 1:30 बजने को है। अपना उत्तराखंड का हम आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है जहां पर मंत्रिपरिषद की मीटिंग हो रही है इस समय। अब बताया जा रहा है, खबरें जो छनकर आ रही हैं उसके मुताबिक इस बैठक में कुंभ की एसओपी को लेकर चर्चा हो सकती है। साथ ही हम आपको बता दें कि केंद्र के बाद अब राज्य सरकार को कुंभ को लेकर एसओपी जारी करनी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्य सरकार कुछ कड़े प्रावधान कर सकती है। तो कुंभ की एसओपी को लेकर चर्चा संभव है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है, बहुत अहम ये बैठक मानी जा रही है। कुंभ को लेकर, उसकी तैयारियों को लेकर चर्चा और एसओपी को जारी करने को लेकर भी चर्चा संभव है। और आइए सीधे रुख करते हैं सुनील नप्रभात की तरफ। देहरादून से मेरे सहयोगी लाइव इस समय मौजूद हैं। सुनील नप्रभात, कुंभ की एसओपी को लेकर चर्चा संभव है, इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा होनी है, लेकिन क्या कुछ अभी फिलहाल अंदर से छन के खबरें आपके पास आ रही हैं? देखिए कंचन, मंत्रिपरिषद की जो मीटिंग है वो अभी कंटिन्यू है। 27 फरवरी से माघ पूर्णिमा के स्नान के साथ ही माघ में महाकुंभ का आगाज हो जाएगा। इसी के मद्देनजर 22 जनवरी को केंद्र एसओपी जारी कर चुका है, जो आपने देखा, हमारे दर्शकों ने भी देखा कि उसमें बहुत सारे कड़े प्रावधान केंद्र ने किए हैं। मसलन कि अगर आपको हरिद्वार महाकुंभ में जाना है, श्रद्धालुओं को आना है, तो आरटी-पीसीआर कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट आपको वहां पर देनी होगी। इसकी आज लंबे समय से राज्य में कवायद चल रही थी, ऑफिसर्स के लेवल पे, मुख्यमंत्री के लेवल पे इस पर चर्चा हो रही थी कि क्या कुछ प्रावधान हो कि कुंभ को कोरोना काल में शांतिपूर्वक और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न किया जा सके। उसको लेकर आज मंत्रिपरिषद की इस मीटिंग में भी चर्चा होगी और राज्य सरकार कोई ठोस प्रारूप निकालेगी कि जो कुंभ की जो एसओपी होगी, जो राज्य सरकार अपने लेवल पर जारी करेगी, उसमें क्या क्या प्रावधान होंगे। जो संभावना है, जो सूत्रों से जो जानकारी आ रही है कि राज्य सरकार इसमें महाकुंभ में प्रतिदिन आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित कर सकती है। वो संख्या कितनी होगी ये ब्रीफिंग के बाद पता लगेगा, या फिर जब एसओपी जारी होगी उसके बाद ही जानकारी मिल पाएगी। लेकिन शुरुआती दौर में ये बात तय मानी जा रही है कि कुंभ में अब सीमित संख्या में ही श्रद्धालुओं का आवागमन होगा। इसके अलावा सरकार चाहती है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा कि महाकुंभ का आयोजन भले ही आस्था से जुड़ा हुआ है, लेकिन कोविड काल में यह आयोजन हो रहा है, इसीलिए इसको ना वुहान बनने दिया जाएगा और ना ही मरकज बनने दिया जाएगा। तो इसको लेकर जो मुख्यमंत्री ने संकेत दिए हैं कि राज्य सरकार कुछ ठोस प्रावधान अपनी एसओपी में ला सकती है, जारी कर सकती है। जी सुनील नप्रभात, मीटिंग लगातार चल रही है मंत्रिपरिषद की और आप इस पे अपडेट भी हमारे दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। कितना टाइम और लग सकता है मीटिंग के खत्म होने के बाद, क्योंकि उसके बाद सिचुएशन पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी कि आखिर किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और कुंभ की एसओपी को लेकर चर्चा में क्या बातें रखी गई? देखिए कंचन, अभी मीटिंग कंटिन्यू है और इसके बाद कैबिनेट की मीटिंग भी होनी है। कैबिनेट मीटिंग में भी बहुत सारे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जैसे कि मुख्यमंत्री पिछले दिनों ये बात कह चुके हैं कि जो पहाड़ों में जिला विकास प्राधिकरण थे, लंबे समय से इस प्राधिकरण को रद्द करने की मांग उठती जा रही थी, क्योंकि लोगों का ये कहना था कि इसके जो मानक है वो पहाड़ की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है, लिहाजा इनको समाप्त किया जाए। पिछले दिनों मुख्यमंत्री जिला विकास प्राधिकरण को स्थगित करने की घोषणा कर चुके हैं। तो बहुत संभव है कि आज की जो कैबिनेट है उसमें जिला विकास प्राधिकरण को स्थगित करने या उसको पूरी तरह से समाप्त करने को लेकर भी चर्चा हो सकती है। एक राय मंत्रिमंडल के बीच बन सकती है। इसके साथ साथ कल केंद्र अपना बजट जारी कर चुका है, राज्य सरकार को भी अपना बजट लाना है, जिस तरह से 1 से 9 मार्च। ठीक है सुनील नप्रभात, आप नजर बनाए रखिए मंत्रिपरिषद की इस बैठक के ऊपर। आपके ऊपर आगे भी लौटेंगे हम और जानकारी के लिए। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में हेल्थ सेक्टर के लिए मंगलवार का दिन, यानी कि आज का दिन काफी मंगल रहा। एक तरफ जहां पर कोविड ने सर्विस देने वाले पूरे हेल्थ स्टाफ को 11,11 हजार रुपए देने की घोषणा की गई है, तो वहीं 108 सर्विस के लिए अब 132 नई एम्बुलेंस की सौगात मिली है। उत्तराखंड में जीवनदायिनी कही जाने वाली 108 सर्विस में अब 132 नई एम्बुलेंस जुड़ गई हैं और करीब 250 एम्बुलेंस अब पूरे राज्य में 24 घंटे सर्विस देंगी। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने मंगलवार को देहरादून में हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस को रवाना किया। वहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधी शताब्दी में 10 आईसीयू बेड की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 महीने में हेल्थ सेक्टर में 863 आईसीयू, 695 वेंटिलेटर राज्य में तैयार हुए, जो बड़ी कामयाबी है। राज्य की जो दूरस्थ हमारे पर्वतीय जनपद हैं, अस्पताल हैं, वहां पर हमारे पास आईसीयू नहीं थे, वेंटिलेटर नहीं थे। आज सभी में वेंटिलेटर और आईसीयू की सुविधा दे दी गई है।
डॉक्टर्स भी दुगने से अधिक हुए हैं इन 3 सालों में। मेडिकल कॉलेज आप देखेंगे, 3 मेडिकल कॉलेज इन सालों में हमको स्वीकृतियां मिली हैं। वहीं 10 महीने कोरोना महामारी में काम करने वाले स्टाफ्स को भी मुख्यमंत्री ने सौगात दी और ड्राइवर, वार्ड बॉय से लेकर डॉक्टर्स तक को 11-11 हजार की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्हें काम किया है, इसलिए हमको ये लगा कि उनको कहीं ना कहीं सरकार की ओर से उनका जो समर्पण है उसका सम्मान होना चाहिए। इसको पैसे के रूप में नहीं देखता मैं, पैसे के रूप में नहीं देखते, लेकिन उनकी जो सेवाएं हैं उनको एक तरह से हम अवार्ड कर रहे हैं। उत्तराखंड में हेल्थ सेक्टर को मजबूत करना हमेशा से बड़ी चुनौती रहा है और मुख्यमंत्री का कहना है कि आने वाले दिनों में 3 नए मेडिकल कॉलेजेस का भी काम शुरू हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपंकर भट्ट की रिपोर्ट। अब बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि बर्फबारी के बाद एक तरफ जहां पर पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है, तो वहीं आजकल एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बर्फ का सैलाब नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ में आया एवलांच। पहाड़ों के बीच दिखा सफेद बर्फ का धुआं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पहाड़ों में एवलांच के कई वीडियो आपने देखे होंगे। आज आपको दिखाते हैं एक ऐसा वीडियो जो रोमांचित करने के साथ ही डराने वाला भी है। वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ों के बीच सफेद बर्फ का धुआं सा उठता दिखाई दे रहा है और नीचे आने के बाद पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले लेता है। चारों तरफ धुआं ही धुआं छा जाता है। ये धुआं दरअसल बर्फ का सैलाब है और वहीं नदी के इस पार कुछ पर्यटक इसका वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो उत्तराखंड से सटे नेपाल का है। वीडियो में स्थानीय नेपाली भाषा भी सुनी जा सकती है। हालांकि वीडियो कब शूट किया गया और कहां शूट किया गया, इसको लेकर कंफ्यूजन है। इसकी पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता। हालांकि जानकार बताते हैं कि इस तरह का नजारा 2003 में बद्रीनाथ में भी दिखाई दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो एवलांच का ये वायरल होता वीडियो आपके सामने। अब आपको बताएं कि उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि 3 फरवरी से प्रदेश में मौसम बदलने वाला है। विक्रम चौहान ने बताया कि 3 फरवरी को कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे, तो वहीं 4 और 5 फरवरी को बारिश, बर्फबारी, ओलावृष्टि देखने को मिलने वाली है। खासकर 5 फरवरी को निचले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। कल 3 फरवरी से देखेंगे आपकी जो उत्तराखंड में मौसम में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तो 3 तारीख में तो ये कि आप कह सकते हैं कि बदली छानी शुरू होगी आफ्टरनून या नाइट से, और साथ में जो छुटपुट एक्टिविटी है एका दुक्का जगहों में हल्की बारिश जो है या बर्फबारी हाई रिचेज में जो है वो 3 की रात को गढ़वाल क्षेत्र में वो मिल सकती है। बद्रीनाथ और केदारनाथ से जुड़ी हुई एक अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं कि आज बद्रीनाथ केदारनाथ धाम को लेकर समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें बद्रीनाथ के मास्टर प्लान को लेकर चर्चा हुई है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा सब कुछ ठीक रहा तो इस साल काम शुरू हो जाएगा। वहीं मास्टर प्लान के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। मोटे तौर पर तैयार हो गया है, लेकिन अभी कुछ और बारीकी से उसका अध्ययन किया जा रहा है। हमारे पास धन की कमी नहीं है, हमारे पास पर्याप्त धन वहाँ के लिए है और कोशिश करेंगे कि इस वर्ष, इस वित्तीय वर्ष में
अगर प्रकृति ने साथ दिया तो वहाँ पर कुछ शुरुआत कर ली जाए। अल्मोड़ा में पर्यटन को विकसित करने के लिए पर्यटन विभाग पर्यटन स्थलों का चयन कर रहा है, जिसके तहत अल्मोड़ा जागेश्वर हाईवे पर स्थित प्राचीन गुफा लखुड़ियार का संरक्षण किया जाएगा, जिसको लेकर विभाग प्लान तैयार कर रहा है। हम आपको बता दें कि ये प्राचीन गुफा सदियों पुरानी है और इसमें आदि मानव काल के लोग निवास करते थे। वहीं पर्यटन विभाग का कहना है कि इसके संरक्षित होने से यहाँ पर पर्यटक आएंगे, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो इसको संरक्षित करने की बहुत आवश्यकता है। तो इस क्रम में हमने CNDS एक हमारी कार्यदायी संस्था है, उसको हमने पत्र किया हुआ है उसके आंकड़न गठित करने के लिए, जिसमें मुझे लगता है कि वो जल्दी हमें आंकड़न उपलब्ध करा देंगे, तो उसके बाद उसको संरक्षित करने की कार्रवाई शुरू की जा सकेगी। खबर टिहरी से है, जहां पर फेरी बोट मालिक अपने पेमेंट को लेकर पुनर्वास विभाग के चक्कर काटने को मजबूर हो रखे हैं। फेरी बोट मालिकों की परेशानी, लेकिन कहीं उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। फेरी बोट मालिकों का कहना है कि 2019 के बाद से ही उन्हें कोई भी पेमेंट नहीं हुआ। पुनर्वास विभाग पर फेरी बोट मालिकों का करीब 1 करोड़ से ज्यादा की देनदारी है। हम आपको बता दें कि टिहरी डैम की झील से सटे हुए गांव में आने जाने के लिए पुनर्वास विभाग के द्वारा फेरी बोट का संचालन किया जाता था, जिसके लिए THDC के द्वारा पैसा दिया जाता था। लेकिन डोबरा चांठी पुल बनने के बाद से ही फेरी बोट का संचालन बंद कर दिया गया। 2019 से हम लोगों का कोई पेमेंट नहीं हुआ है और लगभग 1 करोड़ की देनदारी पुनर्वास विभाग की हम लोगों के ऊपर है। और हम लोगों ने कई बार जिलाधिकारी महोदय से भी मिल गए हैं, पुनर्वास विभाग से भी मिल गए हैं, और परंतु अभी तक हमारा कोई पेमेंट नहीं हुआ है। ये प्रकरण संज्ञान में नहीं है, आपने कहा है तो हमने नोट कर लिया है और इसको फिर दिखवा लेंगे कि क्यों नहीं बटा है। बारिश और स्नोफॉल नहीं होने का असर इस बार राज्य पुष्प बुरांश पर भी दिखने लगा है। इस बार बुरांश के फूल समय से पहले ही खिलने लगे हैं और गिरने भी लगे हैं। देखिए रिपोर्ट। बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक बुरांश पहाड़ों में लालिमा बिखरने लगी है। नैनीताल के आसपास के जंगलों में चटक लाल रंग की दमक मन को सुकून दे रही है। हालांकि बारिश और स्नोफॉल की कमी से इन फूलों का आकार इस बार छोटा रह गया। फूल जमीन पर गिरने लगे हैं। पर्यावरण से जुड़े लोगों का कहना है कि इससे उत्पादन और इसके जनरेशन पर भी सीधे तौर पर असर पड़ेगा। किसी भी पेड़ के या पौधे के जो है बीज बनने के लिए जो है उसका फूल का जो है एक हेल्थी होना ज़रूरी होता है, और जब हेल्थी फ्लावर होगा तो हेल्थी सीड होगा। तो अगर बारिश नहीं होगी और फूल अगर अच्छी तरीके से नहीं खिलेगा तो सीड भी जो है उसका बहुत अच्छा नहीं बनेगा, और उससे जर्मिनेशन में थोड़ा सा जो है इस साल की जो एक जर्मिनेशन का वो है वो थोड़ा कम रहेगा। दरअसल बुरांश राज्य पुष्प होने के साथ यहाँ के लोगों के जीवन का आधार भी है। 1700 से 3400 मीटर ऊंचाई पर खिलने वाले इस फूल के लिए 15 से 20 डिग्री तापमान की जरूरत होती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से जलवायु परिवर्तन से ये जनवरी के महीने में ही खिलने लगे हैं। लेकिन लोगों के लिए आर्थिक आधार बने इस बुरांश के जल्द खिलने से लोग चिंता में है, क्योंकि जूस, जेली और टॉफी के कारोबार पर भी इसका सीधा असर होगा। किसी भी पेड़ के या पौधे के जो है बीज बनने के लिए जो है उसका फूल का जो है एक हेल्थी होना ज़रूरी होता है, और जब हेल्थी फ्लावर होगा तो हेल्थी सीड होगा। तो अगर बारिश नहीं होगी और फूल अगर अच्छी तरीके से नहीं खिलेगा तो सीड भी जो है उसका बहुत अच्छा नहीं बनेगा, और उससे जर्मिनेशन में थोड़ा सा जो है इस साल की जो एक जर्मिनेशन का वो है वो थोड़ा कम रहेगा। बहरहाल बारिश और स्नोफॉल नहीं होने से असर बुरांश पर पड़ा है। अगर ऐसे ही हालात आगे भी बने रहे तो बुरांश के साथ कई और प्रजातियों पर भी संकट देखने को मिल सकता है। नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पहाड़ी जिलों में माल्टा का उत्पादन होता है और इस बार माल्टा का अच्छा उत्पादन हुआ है। राज्य सरकार ने इस साल माल्टा का समर्थन मूल्य 7 रुपए किलो घोषित किया है, लेकिन किसान माल्टा का समर्थन मूल्य और बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हम आपको जानकारी दे दें कि रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि ब्लॉक में इस साल जबरदस्त माल्टा का उत्पादन हुआ है। इसी खबर के साथ एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद बड़ी खबर आ रही है टिहरी से, जहां पर एक 48 साल की महिला का शव मिला है। महिला की लाश पेड़ से लटकी हुई मिली है। पूरा मामला जाखनी धार के रतौली गांव का है। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं नैनीताल डीएम ने आज नैनी झील में गिर रहे नालों का निरीक्षण किया और इस दौरान डीएम ने सिंचाई विभाग को निर्देश दिए कि जिन कामों के लिए कहा गया है उनको जल्द दुरुस्त करें। इसके साथ ही दीवारों में कंक्रीट की जगह पत्थर से बनाने को कहा। वहीं डीएम ने लेक चुंगी के नियम विरुद्ध चलाए जाने वाले पर कार्रवाई करने की जांच की बात कही। काफ़ी एडवर्स फीडबैक्स प्राप्त हो रहे थे कि अभी भी मैनुअल टिकटिंग हो रही है और बैरियर्स भी हमारे ऑपरेशनलाइज नहीं हैं। सो इसकी जो आवश्यक अभिलेख और साक्ष्य थे वो जब्त कर लिए गए हैं हमारे एसडीएम और ईओ द्वारा, और इसकी एक ब्रीफ इंक्वायरी करके तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक नियमों के पालन और हादसों को लेकर उत्तराखंड पुलिस लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। पुलिस फील्ड के साथ ही डिजिटल माध्यम का भी बखूबी इस्तेमाल कर रही है, जिससे कि हादसों में होने वाले जनहानि को कम किया जा सके। पुलिस सोशल मीडिया में अवेयरनेस कैंपेन चला रही है और चुटीले अंदाज में लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है। पुलिस के चुटीले अंदाज को यूजर्स भी बेहद पसंद कर रहे हैं। अगली खबर पौड़ी से है, जहां पर 3 विधानसभा क्षेत्रों के सम्मेलन में कांग्रेस के नेताओं को उस वक्त शर्मसार होना पड़ गया जब मंच पर ही 2 गुट आपस में भिड़े और कुछ ऐसे भिड़े कि सम्मेलन को छोड़ बड़े नेता चलते बने। सम्मेलन के औचित्य पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल चुनाव से पहले हरीश रावत को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की पूर्व विधायक गणेश गोदियाल जिद कर रहे थे। उसका विरोध प्रदेश के महामंत्री राजेंद्र शाह ने किया। दोनों के समर्थक आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर अभद्र टिप्पणियां करने लगे। जिन भी कार्यकर्ताओं ने या मैंने ये बात कही, इस आशय से कही कि कृपया इस बात को ऊपर तक पहुंचाएं कि आम लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हरीश रावत जी का नाम मुख्यमंत्री के रूप में घोषित करे। और हाईकमान ने भी कह दिया है कि ये दिल्ली तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसी को चेहरा नहीं बनाया जाएगा। उसके बावजूद अगर इस मंच से अगर ये कहा जाए कि फलाने को चेहरा बनाया जाए या फलाने को, तो ये उचित मंच नहीं था। हर आदमी अपनी पसंदीदा नेता को चाहता है। कोई कहता है ये मुख्यमंत्री होना चाहिए, कोई कहता है ये मुख्यमंत्री होना चाहिए। अमेज़न प्राइम की फर्जी लिंक पर क्लिक करना देहरादून की एक महिला को भारी पड़ गया। जी हां, फर्जी लिंक पर क्लिक करते ही इस महिला को एक फोन आया और उस अनजान शख्स ने महिला से ओटीपी नंबर पूछा। महिला के ओटीपी नंबर देते ही उसके खाते से 2 लाख रुपए उड़ गए। महिला ने इसकी शिकायत साइबर थाना देहरादून में की है। मामले की जांच हो रही है। उन्होंने नेट पे एक नंबर सर्च करा तो एक नंबर उन्हें प्राप्त हुआ। उस नंबर पे उन्होंने कॉल करा, उनसे बात हुई, तब जाके क्या बोलते हैं उन्हें उस कॉलर ने लिंक दिया। उस कॉलर ने जब उनको लिंक दिया तो उन्होंने उस लिंक पे क्लिक करा। क्लिक करते ही उनके अकाउंट से 2 बारी में 99,000 रुपए 2 बार में कट गए। बाद में उन्हें पता लगा कि मेरे अकाउंट से फ्रॉड हो गया, मेरे अकाउंट से पैसे कट गए। इसकी उन्होंने तुरंत बैंक को सूचना दी, अपना अकाउंट ब्लॉक करे। साइबर थाने में मुकदमा कायम हुआ। बढ़ते हैं आगे, कोटद्वार की खबर आप तक पहुंचाते हैं। लैंसडाउन थाना के गुमखाल पुलिस ने सोमवार को चेकिंग के दौरान जीएमओयू के बस ड्राइवर और कंडक्टर को गांजा तस्करी करते हुए पकड़ा। पुलिस को तस्करों के पास से 13 किलो गांजा बरामद हुआ। बस ड्राइवर और कंडक्टर नैनी डांडा से कोटद्वार में गांजे की तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने गांजे की तस्करी कर रहे दोनों आरोपियों को जेल में डाल दिया है। दोनों बैग जो हैं ड्राइवर और कंडक्टर के थे। सवारियां पूछी तो सवारियों ने अपने अपने बैग अंदर अपनी सीटों पर ही रखे हुए थे। 15 सवारियां गाड़ी में थी। तो स्पष्ट रूप से बैग जो है दोनों के दोनों ड्राइवर कंडक्टर के द्वारा कहीं डिलीवर किए जाने थे। देहरादून से इस समय खबर आ रही है एक बड़ी, जहां पर स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। दुकान की आड़ में स्मैक का कारोबार चल रहा था। यहां पर पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट के तहत ही मामला दर्ज कर लिया है। अब पूरा मामला थाना कोतवाली का बताया जा रहा है।
तो एक खबर देहरादून से, स्मैक के साथ एक युवक को पकड़ा गया है और दुकान की आड़ में स्मैक बेचा जा रहा था। एक और बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां पर एक गायब युवक का शव पटेल नगर से पुलिस ने बरामद किया है। शव एमबीवाला के पास थाना वसंत विहार क्षेत्र के पेड़ से लटका हुआ मिला। तो एक और ये खबर, जहां पर एक युवक जो काफी दिनों से पीछे गायब था, उसकी तलाश की जा रही थी। अब उसका शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। गायब युवक का शव मिल चुका है। पटेल नगर में मिला युवक का शव। देहरादून से बड़ी खबर, वसंत विहार में पेड़ से लटकता हुआ इस युवक का शव मिला। पुलिस गहन जांच में जुट चुकी है। और इसी खबर के साथ अपना उत्तराखंड में इतना ही। छोटे से ब्रेक लिए रुकना होगा, जल्द लौटेंगे।